वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट संसार। मैं कमलेश्वर सिंह आज आपको अपने बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 सीरीज का पार्ट 7 करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को आगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह है कि जब मूल तने के आधार से निकलती हैं तो वह बनाती हैं। तो बताना है कि जब मूल तने के आधार से निकलती हैं तो वह क्या बनाती हैं। तो यह झकड़ा मूल बनाता है, जैसे कि गेहूं में। आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीधे आपको याद कर लेना है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें चित्र के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी है वह मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र है, हमारा सी वाला यह परिपक्वन क्षेत्र है, और हमारा ये ए वाला हमारा यह दीर्घीकरण क्षेत्र है। तो चलिए अब इसके अनुसार से अब यदि हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं मूल की लंबाई को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, यह हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एकांतर पर्ण विन्यास के सही उदाहरणों का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें एकांतर पर्ण विन्यास यानी कि जिसमें यानी कि इस टाइप का पर्ण विन्यास यानी कि यहाँ पर एक और यहाँ पर एक ऐसा टाइप यानी कि एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है, उसका उदाहरण को हमें चयन करना है। तो सरसों, गुड़हल और सूर्यमुखी, इनमें एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है। याद करना है, सीधे याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं तथा पर्णवृंत फैलकर भोजन बनाने का कार्य करता है। तो यह ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में होता है। सीधे आपको याद करना है कि इसका पर्णवृंत यानी कि पेटियोल फैलकर यहाँ पर अपना पर्णाभवृंत बनता है, जो अपने ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में भोजन बनाने का कार्य करता है। ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधोवर्ती अंडाशय के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। यानी कि हमें अधोवर्ती अंडाशय के सही उदाहरण को बताना है। अधोवर्ती अंडाशय यानी कि इन्फेरियर ओवेरी किसमें यहाँ पर पाया जाता है, उसका हमें चयन करना है। तो अमरूद, खीरा, सूर्यमुखी के आरक पुष्पक, इन तीनों में ही अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर सही कथन का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो चलिए मतलब यहाँ पर कौन सा गलत है तो देखते हैं। तो यहाँ पर पहला हमें दिखाया गया है कोरस्पर्शी केलोट्रॉपिस, बिल्कुल सही है। व्यावृत कपास, यह भी बिल्कुल सही है। कोरछादी केसिया, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑलरेडी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है। यानी कि इनमें से किसमें फूल के तंतु की लंबाई में भिन्नता हो सकती है। तो आपको याद करना है कि सरसों और साल्विया में फूल की तंतु की लंबाई में भिन्नता होती है। इम्पॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समिति के संदर्भ में विषम को चुनिए। यानी कि यहाँ पर कौन सा एक अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर हमारा जो धतूरा, सरसों और जो हमारा मिर्च है, ये सभी अपने अरीय हैं, और जो यह अपना गुणमोहर है यह एक व्यास सम्मित है। तो इसलिए यह हमारा विषम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर परिदलपुंज से जुड़े होते हैं। यानी कि स्टेमेंस आर अटैच्ड टू पेरियंथ। तो यह किसमें पाया जाता है। तो यह अपने लिलिएसी कुल में यानी कि लिली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
युक्तांडपीय अवस्था को देखा जा सकता है, यानी कि सिनकार्पस अवस्था किसमें देखा जा सकता है इनमें से? तो सिनकार्पस अवस्था अपने सरसों में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बीजांडान्यास के संदर्भ में गलत को देखना है। तो सीमांत मटर बिल्कुल सही है, अक्षीय नींबू यह भी सही है, मुक्त केंद्र की गुड़हल यह हमारा गलत है, और आधारी गेंदा यह हमारा सही है। चलिए, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं गलत कथन। आम व नारियल में अस्थिर प्रकार का फल होता है, बिल्कुल सही बात है। आम और नारियल में ड्रूप फल यानी कि अस्थिर फल होता है। अगला है हमारा, अस्थिर फल एकांडपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है या नहीं? यह अपना मल्टी कार्पलरी सुपीरियर ओवेरी से अपना विकसित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर गलत है। अन्य भी देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। आम में मध्य फल भित्ति गूदेदार एवं खाने योग्य होता है, सही बात है। नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होता है, यह सही है। आपको याद कर लेना है कि नारियल में मध्य फल भित्ति तंतुमय होता है और आम में मध्य फल भित्ति गूदेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलो एक औषधि का स्रोत है, यह किस कुल का सदस्य है? बताना है कि एलो हमारा किस कुल का सदस्य है? तो हमारा एलो लिलिएसी कुल का सदस्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अपना C1 + 2 प्लस ब्रैकेट में 2 C ब्रैकेट में 5 और यह अपना पेरियंथ है और 5 यह मतलब यह स्थिति किन कुलों में देखा जाता है? तो यह क्रमशः कौन कौन से कुल में देखा जाता है? तो पहला वाला अवस्था हमारे फाबेसी में और दूसरा वाला अवस्था हमारे सोयानेसी कुल में देखा जाता है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिलिएसी कुल में होते हैं, तो बताना कि लिलिएसी कुल में क्या होता है? तो लिलिएसी कुल में एक बीज पत्री पौधे होते हैं, जैसे कि एस्पेरेगस और एलो। आपको सीधे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैंने पूछ रहा है कि पुष्प चित्र किस कुल का है और यह कुल पुंकेसरों के किस लक्षण को बताता है? तो यह ब्रेसिक्रेसी कुल का है। ब्रेसिक्रेसी कुल यानी कि सरसों के कुल का, और हम सभी जानते हैं कि सरसों में अपना चतुर्दीर्घीय अवस्था होता है। यहाँ पर यह हमारा 4 है, हमारा चतुर्दीर्घीय अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाबेसी व ब्रेसिक्रेसी कुल में मुख्यतः कौन से फल मिलते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जो अपना फाबेसी होता है उसमें लेग्यूम फल और ब्रेसिक्रेसी में सिल्कुआ फल मिलता है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें देखना है कि हमें चित्र के आधार पर इसके कुल को पहचानना है और पुमंग के लिए कौन सा अर्ध तकनीक शब्द प्रयोग करेंगे, यानी कि इसके पुमंग के लिए कौन सा अर्ध तकनीक संघ प्रयोग करेंगे? तो यह अपना फाबेसी कुल का है और इसलिए हमारा फाबेसी कुल में हमारा जो पुमंग के लिए द्विसंगी शब्द प्रयोग होता है। सीधे आपको याद कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़ना है और हमें बताना है कि इनमें से कितने कथन यहाँ पर सही है। तो देखते हैं। असीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है, तो यह हमारा गलत है। और अगला है हमारा, गुलाब के पुष्पों में अंडाशय अर्ध अधोवर्ती होता है, तो यह हमारा सही है। केना के पुष्प एक पास नहीं, यह असममित होता है। और अगला है, गन्ना व मक्का में प्रोप मूल उपस्थित होती है, इसमें स्लीट मूल उपस्थित होता है। आपको याद करना है। हमारा यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को यहाँ पर हमें सुमेलित करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा अपना सही है। तो ब्रेसिक्रेसी, तो ब्रेसिक्रेसी में अपना पुंकेसर वह होता है, वह अपना चतुर्दीर्घी होता है अपना ब्रेसिक्रेसी में। और हमारा
फाबेसी में जयांग एक अंडा पी होता है और अपना सोलेनेसी में बीजांडासन फूला हुआ होता है और लिलियसेसी में पुष्प त्रितयी होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि यह जो पुष्प सूत्र है वह किसका है। तो हम यह पिटूनिया का है, पिटूनिया का है, या यह हमारा सोलेनेसी पिटूनिया जो कि सोलेनेसी कुल का है और यह सूत्र सोलेनेसी का है, तो इसलिए यह पिटूनिया उसका सदस्य है, इसलिए यह सूत्र पिटूनिया का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पिच्छाकार संयुक्त पत्ती तथा हस्ताकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण क्रमशः है। तो भाई इसका जो उदाहरण है वह अपना पहला जो पिच्छाकार है वह नीम है और अपना हस्ताकार संयुक्त पत्ती अपना सिल्क कॉटन वृक्ष है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संघी पुंकेसर किसमें पाए जाते हैं। तो यह अपने गुड़हल में एक संघी पुंकेसर पाए जाते हैं। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला है, फूला हुआ पर्णधार पलवाइनस निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो यह अपने फाबेसी कुल में पाया जाता है, यानी कि अपने लेग्यूम में यह पाया जाता है और हमारा यहाँ पर लेग्यूम हमारा सोयाबीन है, इसलिए यह अपने सोयाबीन में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। मुझे बताना है कि पुदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो इसमें अंतःभूस्तरीय यानी कि शकर द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आपको सीधे याद करना है। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री भ्रूण परिवर्धन के सही क्रम को चुनिए। तो हमें द्विबीजपत्री भ्रूण के परिवर्धन के सही क्रम को चुनना है। तो सबसे पहले पराग भ्रूण, गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, उसके बाद परिपक्व भ्रूण। यह आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंतुमय उपकरण यानी कि फिलीफॉर्म अपरेटर्स किसमें पाया जाता है। तो अब अपना जो तंतुमय उपकरण होता है वह अपने सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। सीधे आपको याद कर लेना है। तो इस हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादप का एक प्रारूपिक परागकोश होता है। तो यह अपना द्विकोष्ठी एवं चतुर्बीजाणु धानिक होता है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिभ्रूण पोषण यानी कि पेरिस्पर्म क्या है। तो यह अपना अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय यानी कि जो बीजांडकाय बचा रह जाता है उसका रूप है अपना परिभ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नारियल का पानी होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नारियल का पानी अपना केंद्रकीय भ्रूण पोष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में कितने पौधों में भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। यानी कि भ्रूणपोषी बीज यानी कि इनके बीजों में अपना भ्रूणपोष अपना उपस्थित होता है। तो इनमें से जो जौ, मक्का, गेहूं और अरंड, इन सभी में अपना जो अपना भ्रूणपोष है वह बीज में पाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर 4वें भ्रूणपोष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीजोगेमी है, यानी कि बताना है कि हमें मीजोगेमी क्या है। तो यह मीजोगेमी यानी कि पराग नली का अध्यावरण द्वारा प्रवेश को ही मीजोगेमी कहते हैं। सीधे आपको याद कर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल सुरक्षात्मक परतें हैं जो क्रमशः किन किन को आवृत करता है। तो भाई प्रांकुर चोल प्रांकुर को करेगा और मूलांकुर चोल मूलांकुर को सीधा उसको आवृत करेगा। सीधी सी बात है, आपको याद कर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर ए, बी और सी, डी को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो चलिए सब देखते हैं। तो हमारा ए जो है वह है हमारा स्कूटेलम है हमारा ए, और हमारा बी है यहाँ पर हमारा
परांकुर चोल, और हमारा सी जो है वह है अधिकोरक, और हमारा डी जो है वह है मूलांकुर चोल। सीधे आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पराग कोश की सबसे आंतरिक परत का कार्य। तो भाई सबसे आंतरिक परत इसका होता है अपना टेपिटम, और हम सभी जानते हैं कि टेपिटम अपना पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उभय लिंगाश्रयी पादप रोकते हैं, यानी कि बताना है कि उभय लिंगाश्रयी पादप केवल स्वयुग्मन को रोकता है, सजातीय पुष्पीकरण को नहीं और परपरागण को भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पराग मातृ कोशिका द्वारा एंजियोस्पर्म के परिपक्व नर युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण एक अर्धसूत्री और 2 समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश में होता है, यानी कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक में होता है। तो यह अपना 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। सीधे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो ए हमारा जो है वह एंटीपोडल यानी कि प्रति व्यासांत कोशिका है। हमारा बी है वह ध्रुवीय केंद्रक है, और हमारा सी जो है वह सहायक कोशिका है, और हमारा डी जो है वह तंतुमय समुच्चय है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। तो प्रतिव्यांश कोशिका, केंद्रीय कोशिका, सहायक कोशिका और तंतु रूपी समुच्चय हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में टेपिटम होती है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अपना टेपिटम होता है वह बहुगुणित और बहुकेंद्रकी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुन्मूलीय पुष्प परागकणताओं की अनुपस्थिति में भी सुनिश्चित रूप से बीज पैदा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमेशा स्वपरागणी यानी कि क्योंकि इनके पुष्प अनावृत होते हैं और ये हमेशा स्वपरागणी होते हैं, इसलिए यह परागकणताओं की अनुपस्थिति में भी बीज पैदा करते हैं। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है वायु परागित पुष्पों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि वायु परागण के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं। यह बेहतर अनावृत पुंकेसर युक्त होते हैं, सही बात है। ये पिच्छकार रोमिल वर्तिकाग्र युक्त होते हैं, यह भी सही बात है। इनमें प्रायः एक बीजाणु पाया जाता है, यह भी सही है। हमारा ऑप्शन हमारा सभी सही है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन पादपों में बीजांडकायी कोशिकाएं विभाजित होकर भ्रूणों का निर्माण करती हैं या भ्रूणों के रूप में विकसित होती हैं? तो यह अपने सिट्रस और आम में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में क्रियाशील गुरु बीजाणु में सामान्यता होते हैं। तो बताना है कि हमें जो हमारे एंजियोस्पर्म में क्रियाशील गुरु बीजाणु है उसमें क्या होते हैं। तो इसमें 3 समसूत्री विभाजन होता है जो परिपक्व एम्ब्रियो मतलब भ्रूण कोश को बनाते हैं। 3 समसूत्री विभाजन से 8 केंद्रक बनता है, और इन 8 केंद्रक हमारे भ्रूण कोश में व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए हमारा 3 समसूत्री विभाजन से अपना परिपक्व भ्रूण कोश बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ससीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष। बताना है कि ससीमाक्षी पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष अपना पुष्प में समाप्त होता है, असीमाक्षी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म में 40 लघु बीजाणुओं का निर्माण कितने लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो हम जानते हैं कि एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो 40 के लिए 10 लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अपना इसका निर्माण हो जाएगा समसूत्री विभाजन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ एंजियोस्पर्म में जब परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं
तब इनमें होता है भाई, जब इसमें 3 कोशिकीय अवस्था में यह होता है तो इसमें एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक होता है। आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इससे आपसे इस बार एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक आवृत्त बीजी पादप की जड़ों में 20 गुणसूत्र हैं तो इसके भ्रूणपोष और बीजांडकाय में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो भाई हमारा जड़ जो होता है वह 2n होता है और इसमें 2n बराबर 20 दिया गया है। हमारा भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म हमारा 3n होता है, यानी कि यह हो जाएगा 30, और हमारा बीजांडकाय हमारा 2n होता है तो यह हो जाएगा 20। तो हमारा 30 और 20 कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक युग्मोद्भिद का बीजाणुद्भिद पर से निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह अपबीजाणुकता कहलाती है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंजियोस्पर्म में बीजांडकाय यह हमारा 2n होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यह भी 2n होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु यह हमारा n होता है और भ्रूण कोश भी हमारा n होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है, तो सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड हमारा प्रतिब यानी कि एनाट्रोपस टाइप का है। सीधे आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पश्च निषेचन घटनाओं में सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा घटना पश्च निषेचन घटनाओं में सम्मिलित नहीं है? तो भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास यह सम्मिलित है। बीजांड का बीज में परिपक्व होना यह भी सम्मिलित है। अंडाशय का फल में परिपक्व होना यह भी सम्मिलित है, लेकिन भ्रूण कोश का परिवहन यह निषेचन पूर्व घटना का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन्स, लिपिड्स एवं कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या सत्य है? तो बताना है कि इनके लिए क्या सत्य है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होते हैं इन दोनों की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं क्यों? यानी कि बताना है कि वायरस कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं क्यों? भाई क्योंकि इनमें कोशिकीय संगठन ही नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, यानी कि व्यास के अनुसार इनमें से कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा इनमें व्यास के अनुसार सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेमिला। बताना है कि मिडिल लेमिला जो होता है यह प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर की ओर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी एवं भीतरी झिल्ली के बारे में बताना है कि यह किसमें भिन्न होते हैं? तो यह आंतरिक और बाहरी झिल्ली एंजाइम रखने में भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूंकि अणु लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते इसलिए उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए आवश्यकता होती है। तो जो अपना ध्रुवी अणु होता है वह अध्रुवी लिपिड सतह से होकर नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की पीठिका में पाया जाता है? तो इनमें से कौन कौन सा क्लोरोप्लास्ट की पीठिका में पाया जाता है? तो वृत्ताकार डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम ये सभी उसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णिल लवक क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः निम्न में से कौन से वर्णन रखते हैं? तो इनमें बताना है कि क्रोमोप्लास्ट इनमें से कौन से वर्णक मुख्य रूप से रखते हैं? तो अपना जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वह कैरोटीन और जेंथोफिल मुख्य रूप से रखते हैं। सीधे आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
निम्न में से लाइसोसोम्स के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये स्वभक्षी हो सकते हैं, सही बात है। ये अम्लीय हाइड्रोलेजेज से भरे होते हैं, यह भी सही बात है। ये एक रूपी नहीं, ये अपने बहुरूपी होते हैं, आपको याद रखना है। और तो हमारा यहाँ पर यही हमारा गलत है। और ये प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों, लिपिड एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकते हैं, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षमाप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि सीलिया के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ते हैं। पक्षमाप की संगठित गति झिल्ली के पार कैल्शियम प्लस के आयनों के प्रवाह द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह हमारा गलत है। अन्य पढ़ लेते हैं। पक्षमाप प्लाज्मा झिल्ली की रोम समान बहिर्वृद्धियां हैं, यह सही बात है। पक्षमाप की सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती हैं, यह भी सही बात है। पक्षमाप 9 द्विक सूत्राभों की एक बाहरी वलय रखती हैं, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वसा के कार्बोहाइड्रेट परिवर्तन से संबंधित है? इनमें से कौन सा वसा के कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन से संबंधित है? तो यह अपना ग्लाइकोजोम संबंधित है, सीधे आपको याद कर लेना है। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर इसको भरना है। तो देखते हैं, जो हमारा ए है वह अपना है परिधीय सूक्ष्म नलिका, देख सकते हैं। और हमारा जो बी है वह अंतराद्विक सेतु है। और हमारा सी यहाँ पर अरीय डंडा है। और हमारा डी जो है वह केंद्रीय आच्छत है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है? तो किस कारण इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ कहा जाता है? तो यह पुरानी कोशिकाओं को हटाने में इनका उपयोग होता है, इसलिए भ्रूण के अनावश्यक भाव को नष्ट करती हैं, इसलिए कायांतरण में सहायक है, इसलिए तो हमारे यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि पक्षमाप कशिकाओं से भिन्न, यानी कि सीलिया डिफर फ्रॉम फ्लैजिला, यानी कि सीलिया किस चीज़ में फ्लैजिला से डिफर है? तो यह अपना छोटा आकार होता है सीलिया का। इसके अलावा यह अपना संलग्न भोजन अंतर्ग्रहण एवं संवेदनशीलता में भाग, और इसके अलावा चप्पू की तरह कार्य करने में सीलिया अपना फ्लैजिला से भिन्न है, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न संरचनाओं में से किसमें झिल्ली नहीं होती है? बताना है। तो भाई कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हमारा होता है राइबोसोम, और राइबोसोम में हमारी झिल्ली नहीं पाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की निम्न उप इकाइयों में से किसमें 30S rRNA और 5S rRNA पाया जाता है? तो यह अपने 50S में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो भाई प्रोटीन संश्लेषण वहाँ पर होगा जहाँ पर अपना राइबोसोम पाया जाएगा। तो देखते हैं किन किन में राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका आपको सीधे याद कर लेना है कि अर्ध स्वातशायी कोशिकांगों में उपस्थित राइबोसोम एवं कोशिका द्रव्यों में उपस्थित राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, सीधा आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव्य से सतत संपर्क बनाए रखता है। नहीं, केंद्रक द्रव्य से सतत संपर्क बनाए रखता है, क्यों, क्या कारण है? तो भाई केंद्रिका झिल्ली से घिरी नहीं होती है, इसलिए इनके दोनों का द्रव एक साथ होता है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रकीय छिद्र वे मार्ग हैं जिनसे होकर केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में गति होती है, किस की? तो इनमें जो होता है आपके एनसीईआरटी में सीधा दिया गया है, इसमें आरएनए और प्रोटीन्स का दोनों दिशाओं में गमन होता है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं सीधे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं जिनके पश्चात एक छोटा खंड दिखाई देता है जो कहलाते हैं, यानी कि द्वितीयक संकीर्णन पाए जाते हैं गुणसूत्रों में और जिसके पश्चात एक छोटा सा खंड होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपको सीधे याद करना है कि उसे हम लोग सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, सीधे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में एनाफेज पश्चावस्था के लिए निम्न में से कौन सा एनाफेज के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गुणसूत्र बिंदु विभाजित होता है एवं क्रोमेटिड पृथक हो जाते हैं, सही बात है। पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, यह भी सही बात है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी का पुनर्निर्माण, तो यह अपना जो होता है यह टीलोफेज अवस्था में होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा, समसूत्री विभाजन की टीलोफेज में एक कोशिका में प्रत्येक ध्रुव पर 23 गुणसूत्र हैं। इस विभाजन में मेटाफेज में क्रोमेटिड की संख्या कितनी होगी? मैं आपको बता दूं कि एक गुणसूत्र में हमारा 2 क्रोमेटिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसके अनुसार हमारे जो मेटाफेज में तो टीलोफेज प्रत्येक अपने जो मेटाफेज में है उसमें 46 क्रोमेटिड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें कोशिका चक्र के दौरान इनको हमें सही से मतलब बताना है। तो सबसे पहले हमारा होता है हमारा कोशिका चक्र में डीएनए की मात्रा डबल होती है, उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसके बाद गुणसूत्र निर्माण के लिए क्रोमेटिन का संघनन होता है, उसके बाद कोशिका मध्य रेखा पर व्यवस्थित होती है, उसके बाद अपना गुणसूत्र बिंदु का अपना विभाजन होता है, उसके बाद फिर अपना प्लाज्मा झिल्ली का खांच में प्रकट होना, यह हमारा सही क्रम है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका प्रत्येक मिनट में विभाजित होती है, इस विभाजन की दर पर यह 100 ml के एक बीकर को 1 घंटे में भर सकती है। 25 मिलीलीटर बीकर को भरने में यह कितना समय लेगी? तो यह 58 मिनट समय लेगी। इसका फुल आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। यहाँ पर है बताना कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं, कोशिका द्रव्य में तारा केंद्रों का द्विगुणन पादप कोशिकाओं में इस अवस्था में, यह सही बात है। कोशिका वृद्धि एवं डीएनए का प्रतिकरण दोनों तो हमारा इंटरफेज में होता है, यह भी सही है, यह भी सही है। अगला है, 2 निरंतर एम अवस्थाओं के बीच का अवस्था इंटरफेज, यह भी हमारा सही है। अगला है, गुणसूत्रों द्वारा अपनी पहचान पृथक खो देना टीलोफेज, तो यह हमारा यह भी सही है। अगला है, गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाना प्रोफेज में नहीं, यह हमारा मेटाफेज में पूर्ण होता है, तो यह हमारा गलत हो गया। अगला है, प्रतिकृत हो चुके तारा केंद्रों की विपरीत ध्रुवों की ओर गति, तो एनाफेज, यह भी हमारा सही है। और हमारा अगला है, केंद्रिका झिल्ली एवं केंद्रिका का पुनः निर्माण, हमारा टीलोफेज, यह हमारा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन से संबंधित है एवं अर्धसूत्री विभाजन का भाग नहीं है? तो भाई समजात गुणसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान यानी कि जिन विनिमय अपने समसूत्री का पार्ट नहीं है, यह अर्धसूत्री का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या होती है, तो यह समसूत्रण अर्धसूत्रण दोनों में 2 होता है क्रोमेटिड की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समानकारी विभाजन क्यों है? तो यह सिस्टर क्रोमेटिड के अलग हो जाने के कारण यह समानकारी विभाजन है, अपना अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एक द्विगुणित पादप कोशिका जिसमें अगुणित गुणसूत्र यानी कि n बराबर 50 है कि मेटाफेज 1 अवस्था में मध्य रेखा पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या क्या होगी? तो इसके गुणसूत्रों की संख्या भी 50 ही होगी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनकारी विभाजन के दौरान बताना है कि सीधे मैं आपको बता दूं कि न्यूनकारी विभाजन के दौरान अपना समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच खंडों का आदान प्रदान होता है, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में एक चतुष्क रखता है, तो एक चतुष्क यानी कि एक टेट्राड क्या रखता है अपने अर्धसूत्री विभाजन में, तो यह अपना 4 क्रोमेटिड, 2 सेंट्रोमियर, 2 गुणसूत्र रखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक सजीव में अंडा या मादा युग्मक यानी कि एन में अपने केंद्रक में 10 पिकोग्राम डीएनए रखता है, तो इसी सजीव की एक द्विगुणित कोशिका में G1 अवस्था में डीएनए की मात्रा होगी, तो भाई यह एन में 10 ग्राम है, तो अपना 2n में यह अपना 20 ग्राम होगा Gn अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है, तो आनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न करने में बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्र की संख्या को बनाए रखने में सही है, उद्विकास का आधार बनने में बिल्कुल, इन सभी में इसका महत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदुओं सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। बताना है कि अपना इसमें गुणसूत्र बिंदुओं का विभाजन कब होता है, तो इनका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर्स का विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अगला क्वेश्चन है कोशिका चक्र की निम्न प्रावस्थाओं में से किसमें कोशिका वृद्धि एवं केंद्रकीय डीएनए प्रतिकरण दोनों होते हैं, तो अपने सिंथेसिस प्रावस्था यानी कि एस फेज में ये दोनों होते हैं। हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जंतु एवं पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कम सा होता है, तो भाई जंतु कोशिकाओं में अभिकेंद्रीय होता है और पादप कोशिकाओं में अपकेंद्रीय होता है, सीधे आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी समसूत्री विभाजन के महत्व हैं सिवाय इनमें से कौन सा समसूत्री विभाजन का महत्व नहीं है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन, इसमें उनका महत्व नहीं है, बाकी सब हैं एनसीईआरटी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताना है कि स्पष्ट परिलक्षित गुणसूत्र चतुष्क पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का दिखाई देना जीन विनिमय, ये सभी अपने प्रकटीन अवस्था का गुण है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नीट संसार में मिल जाएगा।